बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा सानहा होते होते रह गया। सदर ज़ेलेंस्की ने किया दावा, रशिया पर गैर जिम्मेदारी का इल्ज़ाम। न्यूक्लियर प्लांट में खराबी से बिजली चली गई, आग लग गई, रेडिएशंस निकलने का खतरा पैदा हो गया था। यूरोप में गैस की कीमतें आसमान पर। रशिया रोजाना $10 मिलियन की गैस जाया कर रहा है। बर्तानिया में एनर्जी बिल्स 80% बढ़ गए। न्यूक्लियर डील की बहाली का दारोमदार ईरान पर है। सदर फ्रांस का बयान। नेतन्याहू ने कहा, समझौता हुआ तो तेहरान को खुली छूट मिल जाएगी। सीरिया में अमरीकी मौजूदगी गैर कानूनी है। ईरान का इल्जाम। हालिया हमले को दहशतगर्दी करार दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान में $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। शाह सलमान ने हुक्म दे दिया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से 50 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। सोनिया गांधी को इस्तीफा नामा रवाना। राहुल के बचकाना रवैये पर बरस पड़े। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को हुकूमतों की सीरियल किलर करार दिया। पीर को असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करेंगे। राजा सिंह पीडी एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा। अदालत में वकील पर हमले की कोशिश। बेकवेल केक हाउस। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया के कब्जे वाले एक न्यूक्लियर प्लांट के पास एक बड़ा सानहा होते होते रह गया। यूक्रेन के ज़पारिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रशिया का कब्जा है और वहाँ वक्फे से लड़ाई हो रही है। कई दिनों से ऐसा डर है कि वहाँ कोई बड़ा न्यूक्लियर सानहा पेश आ सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ मसला पैदा हो गया जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर डीजल जनरेटर्स खोल दिए जाते और ब्लैकआउट के बाद स्टाफ फौरी हरकत में नहीं आता तो रेडिएशंस निकल सकते थे। यूक्रेन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि आग लगने की वजह से नुकसान पहुंचा। ज़ेलेंस्की ने इस हादसे के लिए रशिया की शलबारी को वजह बताया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मॉस्को ने यूरोप और यूक्रेन को सानहे से एक कदम की दूरी पर ला खड़ा कर दिया था। मकामी गवर्नर ने बताया कि यूक्रेन ज़पारिज़िया न्यूक्लियर रिएक्टर्स को दोबारा शुरू करने के लिए काम कर रहा है। रशिया की तरफ से मुकर्रर किए गए गवर्नर ने हमलों के लिए यूक्रेन की फौज को जिम्मेदार ठहराया और इल्ज़ाम लगाया कि इसके नतीजे में बिजली चली गई। बीबीसी और दूसरे मीडिया इदारों ने बताया कि वो इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कहा है कि प्लांट में किसी खराबी से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं। रशिया अपनी गैस का बड़ा हिस्सा ज़ाया कर रहा है। दूसरी तरफ यूरोप में एनर्जी क्राइसिस बहुत संगीन हो गया और कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। यूरोपीय मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि रशिया की गैस पर दारोमदार कम से कम किया जाए। यूक्रेन जंग की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। बीबीसी ने एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया कि फिनलैंड की सरहद के करीब एक प्लांट में रोज़ाना $10 मिलियन की गैस जलाई जा रही है। पहले ये गैस जर्मनी को एक्सपोर्ट की जाती थी। बरतानिया में जर्मनी के सफ़ीर ने बताया कि रशिया इसलिए गैस जला रहा है क्योंकि
وہ کسی اور کو یہ گیس نہیں بیچ سکتا۔ سائنسدانوں کو ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی بڑی مقدار نکل سکتی ہے اور اس سے آرکٹک کے سمندر کی برف پگھلنے کا عمل تیز ہو سکتا ہے۔ بتایا گیا کہ روزانہ 4.34 ملین کیوبک میٹر گیس جلائی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں انرجی کرائسس بڑھنے کی وجہ سے معیار زندگی کافی متاثر ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں بجلی اور گیس کے بلز میں 80% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر پڑ رہا ہے اور مہنگائی ریکارڈ سطح پر چلی گئی ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ اس نے زاپوریزھیا نیوکلیئر پلانٹ کے قریب یوکرین کے ایک امریکی ساختہ فائٹر جیٹ کو مار گرایا ہے۔ یوکرین جنگ 6 مہینوں سے جاری ہے۔ رشیا نے اب تک یوکرین کے کئی مقامات پر قبضہ کیا ہے، لیکن یوکرین کی مزاحمت رشیا کے اندازوں سے بڑھ کر ثابت ہو رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ملک یوکرین کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ ترکی نے ان اندیشوں کو رد کر دیا ہے کہ رشیا کے ساتھ ڈیلنگز کرنے پر اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ترک وزیر فائنانس نور الدین سباتی نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی عہدیداروں نے ایک فلسطینی نوجوان کو ہلاک کرنے والے یہودی آباد کار کے خلاف قانونی کارروائی ختم کر دی ہے۔ علی حسن ہر نامی اس فلسطینی کو مغربی کنارے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب وہ اپنی خاندانی زمین پر کھڑا تھا۔ اس کے خاندان اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے یہ بات بتائی۔ یہ واقعہ 21 جون کو پیش آیا تھا۔ اسرائیلی پروسیکیوٹر نے ایک بیان میں کہا کہ اس کیس میں ثبوتوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ اس یہودی آبادکار نے اپنے بچاؤ میں یہ کارروائی کی۔ 27 سالہ مقتول فلسطینی کے خاندان نے الزام لگایا کہ یہ واقعہ اسرائیلی فوج کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا۔ ایران نے کہا ہے کہ سیریا میں امریکہ کی موجودگی غیر قانونی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ آزادی کو بچانے اور دہشت گردی سے لڑنے والوں کے خلاف سیریا کی زمین پر امریکی جارحیت غیر قانونی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر حال ہی میں سیریا کی زمین پر امریکہ کے حملوں کی مذمت کی۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ سیریا کے عوام اور دہشت گردی سے لڑنے والے مقامی گروپس کے خلاف امریکہ کا حملہ دہشت گردی ہے۔ انہوں نے اس الزام کو رد کر دیا کہ سیریا میں سرگرم گروپوں کا تعلق اسلامی جمہوریہ ایران سے ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم پر حال ہی میں سیریا میں یہ حملے کیے گئے تھے جن میں بتایا گیا تھا کہ ایران سے تعلق رکھنے والے گروپوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کا دار و مدار ایران پر ہے اور اگر سمجھوتے کے تمام مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تب بھی یہ کارآمد سمجھوتا ہوگا۔ الجیریا دورے کے دوران اس تعلق سے ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں تازہ صورتحال سے واقف کرا سکتے ہیں۔ حال ہی میں ایران نے کہا تھا کہ نیوکلیئر ڈیل کے تعلق سے فیصلہ کرنا امریکہ کا کام ہے اور اب یورپی یونین کی تجویز پر واشنگٹن کے جواب کا انتظار ہے۔ ایران نے یورپی یونین کی تجویز پر اپنا جواب بھیج دیا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ اگر نیوکلیئر سمجھوتا ہوا تو ایران کو اور کھلی چھوٹ مل جائے گی اور وہ دھڑلے سے اپنی جارحیت تیز کرے گا۔ سعودی عرب کے اخبار العربیہ سے بات چیت کرتے ہوئے نتن یاہو نے یہ بات کہی۔ حال ہی میں وزیر اعظم یائر لاپڈ نے مغربی ملکوں کو ایران نیوکلیئر ڈیل کے خلاف خبردار کیا تھا۔ فلسطینی قیدی خلیل العودہ کی بھوک ہڑتال جاری ہے اور ان کی حالت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے غیر قانونی حراست کے خلاف مارچ میں اپنی بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ 40 سالہ العودہ 160 دنوں سے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد نے مطالبہ کیا کہ العودہ کو 7 اگست کے سیز فائر سمجھوتے کے تحت رہا کیا جائے، لیکن اسرائیلی عہدیداروں نے اب تک انہیں چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلامی جہاد کے سیکریٹری جنرل زید نخالہ نے کہا ہے کہ اسلامی جہاد اور حماس بھائی ہیں اور وہ اسلام، فلسطین اور جہاد کے جھنڈے تلے متحد ہیں۔ انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی قوم کو ہر محاذ پر خود کو متحد رکھنا چاہیے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے پاکستان میں $1 بلین انویسٹمنٹ کا حکم دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان سے بات چیت کی۔ بلاول نے بات چیت کے بعد ٹویٹ کیا کہ وہ پاکستان میں سعودی انویسٹمنٹ کا ویلکم کرتے ہیں۔ انہوں نے سعودی وزیر کو پاکستان میں حالیہ غیر معمولی سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بتایا۔
बात करते हैं इंडिया की सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से 5 दहाकों पुराना रिश्ता तोड़ दिया है और इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को अपना इस्तीफानामा भेज दिया। इस्तीफे में उन्होंने राहुल गांधी के बचकाना रवैये पर तनकीद की और कहा कि उनके अतराफ ना तजुर्बेकार हवारियों का एक हल्का है जो पार्टी को चला रहा है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को लिखे गए खत में उन्होंने 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस की शिकस्त के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यह हार पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि उसके बाद से पार्टी को इलेक्शन जीतने में जिद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस को तबाह कर दिया गया और एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। उन्होंने पार्टी के रिमोट कंट्रोल मॉडल पर तनकीद की, जिसमें सोनिया गांधी सिर्फ बराए नाम चीफ थी, जबकि अहम फैसले राहुल गांधी, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और पीए कर रहे थे। यह पिछले 3 साल में कांग्रेस का सबसे अहम इस्तीफा है। इसी साल कपिल सिब्बल और अश्विनी कुमार ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। 73 साल आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस अपनी जगह बीजेपी और इलाकाई पार्टियों को दे रही है, क्योंकि पिछले 8 बरसों में पार्टी लीडरशिप ने क़यादत के मामले को संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से सियासत में राहुल गांधी के दाखिल होने और ख़ासतौर पर 2013 के बाद से जब उन्हें नायब सदर बनाया गया, पूरा मुशावरती निज़ाम या कंसल्टेशन सिस्टम तबाह हो गया। उन्होंने निशानदही की कि सोनिया गांधी सीनियर लीडर्स की बात सुना करती थी। उन्होंने कहा कि तमाम सीनियर और तजुर्बेकार लीडर्स को दरकिनार कर दिया गया। आज़ाद ने कहा कि 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद सूरत हाल और ख़राब हो गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जल्दबाजी में इस्तीफा दिया और सीनियर ओहदेदारों से सलाह मशवरा नहीं किया जिन्होंने पार्टी को ज़िंदगी दी है। साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने कहा कि वो 70 के दहे में पार्टी में शामिल हुए थे, हालांकि उस वक्त उनकी आबाई रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस शजर ममनुआ थी। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के G20 ग्रुप में शामिल थे। G20 ग्रुप ने कांग्रेस लीडरशिप को ख़त लिखते हुए कहा था कि पार्टी में बहुत बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। आज़ाद ने कहा कि सोनिया गांधी को ख़त लिखने के बाद जब उन्होंने पहले G23 की तरफ से ख़त लिखा था, उन्हें निशाना बनाया गया था और उनकी बेइज्जती की गई थी। साबिक़ राज्यसभा रुकन ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बजाय कांग्रेस जोड़ो अमल शुरू करने का मशवरा दिया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने गुलाम नबी आज़ाद पर इस्तीफे के लिए तनकीद करते हुए कहा कि उनका DNA मोदी की शक्ल का हो चुका है। जम्मू कश्मीर के 5 लीडर्स ने गुलाम नबी आज़ाद की ताईद में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद को सेक्युलर नज़रियात पर कायम रहना चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को हुकूमतों की सीरियल किलर करार दिया और कहा कि वो एतमाद का वोट हासिल करना चाहते हैं ताकि वो ये साबित कर सकें कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के एक भी MLA को नहीं खींच सकी। इस दौरान मालूम हुआ कि पीर को दिल्ली असम्बली में आम आदमी पार्टी हुकूमत एतमाद का वोट हासिल करेगी। दिल्ली असम्बली के एक खुसूसी सेशन से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूँ ताकि साबित कर सकूँ कि बीजेपी एक भी MLA को खींच नहीं सकी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस करने की नाकाम कोशिश की। कल केजरीवाल ने अपने मकान पर ताकत का मुजाहरा करने के लिए पार्टी MLAs को बुलाया था। 62 आम आदमी पार्टी MLAs में से 53 इस मीटिंग में मौजूद थे। झारखंड के गवर्नर रमेश ब्यास ने चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को रुकने असम्बली की हैसियत से नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन की सिफारिश कबूल कर ली है। इलेक्शन से मुताल्लिक़ उसूलों की खिलाफ वर्जी के लिए यह सिफारिश की गई। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जो UPA में शामिल है, कहा कि वो नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 25 अगस्त को गवर्नर को सिफारिश भेजी थी। बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जुमे की नमाज अदा की गई। मक्का मस्जिद और दूसरी अहम मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद नमाजी पुरअमन तौर पर अपने अपने घर चले गए। तारीखी 4 मीनार के दामन में मक्का मस्जिद के पास कुछ नौजवानों ने गड़बड़ की और राजा सिंह के खिलाफ नारे लगाए और मुंतशिर हो गए। गड़बड़ की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और टास्क फोर्स को तैनात किया गया था। DCP साउथ जोन और दूसरे सीनियर पुलिस ओहदेदार इंतजामात की निगरानी कर रहे थे। मकामी पुलिस ओहदेदारों की रहनुमाई के लिए शहर में पहले काम करने वाले साबिक ओहदेदारों को बुलाया गया। गड़बड़ पैदा करने वालों की निशानदेही के लिए सादा लिबास में पुलिस को तैनात भी किया गया था।
सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से अपील की थी कि वो अमन बरकरार रखें। गोशा महल, टप्पा चबूतरा, हबीबनगर, मंगलहाट और जुमेरात बाजार में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, जहां कल राजा सिंह की पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद कुछ तनाव देखा गया था। तेलंगाना हाई कोर्ट में राजा सिंह के वकील पर हमले की खबर है। बताया गया कि वक्फ बोर्ड में यौमिया उजरत पर काम करने वाले एक शख्स सैयद अरबाज खान ने राजा सिंह के वकील करुणा सागर पर हमला किया। वकील ने बताया कि जब वो गेट नंबर 4 के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहा था, मुलजिम उसके करीब गालियां बकता हुआ आया और हमले की कोशिश की। वहां मौजूद लोगों ने उसे रोका। मालूम हुआ कि अरबाज खान वक्फ बोर्ड के वकील को दस्तावेजात हवाले करने के लिए गेट के करीब खड़ा था। राजा सिंह के वकील ने कहा कि उसे फोन पर धमकियां मिल रही हैं। मालूम हुआ कि राजा सिंह की लीगल टीम पीडी एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। वकील करुणा सागर ने बताया कि वो इस कार्रवाई को खत्म करने के लिए पिटीशन दाखिल करेंगे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा सानेहा होते होते रह गया। सदर ज़ेलेंस्की ने किया दावा, रशिया पर गैर जिम्मेदारी का इल्जाम। न्यूक्लियर प्लांट में खराबी से बिजली चली गई, आग लग गई, रेडिएशंस निकलने का खतरा पैदा हो गया था। यूरोप में गैस की कीमतें आसमान पर। रशिया रोजाना $10 मिलियन की गैस जाया कर रहा है। बर्तानिया में एनर्जी बिल्स 80% बढ़ गए। न्यूक्लियर डील की बहाली का दारोमदार ईरान पर है। सदर फ्रांस का बयान, नेतन्याहू ने कहा समझौता हुआ तो तेहरान को खुली छूट मिल जाएगी। सीरिया में अमरीकी मौजूदगी गैर कानूनी है। ईरान का इल्जाम, हालिया हमले को दहशतगर्दी करार दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान में $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, शाह सलमान ने हुक्म दे दिया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से 50 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। सोनिया गांधी को इस्तीफा नामा रवाना। राहुल के बचकाना रवैये पर बरस पड़े। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को हुकूमतों की सीरियल किलर करार दिया। पीर को असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करेंगे। राजा सिंह पीडी एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा। अदालत में वकील पर हमले की कोशिश। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।